Hello friends, today we will discuss BET. ओके BET इक्वेशन, BET आइसोथर्म। BET आइसोथर्म या फिर BET इक्वेशन क्या है, हमने प्रीवियस वीडियो में किया था लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ओके, प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, जो हमें क्या बताती है कि विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर जो हमारे पास एडजॉर्प्शन है वो पहले तो इंक्रीज होता है बट थोड़े टाइम बाद कॉन्स्टेंट हो जाता है। ओके, आज हम करेंगे BET बिकॉज लैंगमियर में हमने क्या देखा था कि ओनली मोनोलेयर वाज फॉर्म्ड। लैंगमियर में हमने क्या देखा था, ओनली मोनोलेयर वाज फॉर्म्ड, बट यहाँ पे BET एक्सप्लेन कर देती है मल्टी लेयर फॉर्मेशन। ओके, मल्टी लेयर फॉर्मेशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द एडजॉर्बेंट सरफेस। ओके, सो BET, पहले तो BET का मीनिंग क्या है। BET तीनों के तीनों ही साइंटिस्ट थे। ओके, BET नेम कैसे पड़ा, जैसे बी पे नेम क्या है ब्रॉनर, एंड ई पे नेम क्या है इमेट, एंड टी पे नेम क्या है टेलर। ओके, इन तीनों साइंटिस्ट ने ये इक्वेशन दी थी। सो तीनों के नेम्स के फर्स्ट अल्फ़ाबेट पे इस इक्वेशन का नेम पड़ा जिसको हम बोलते हैं BET इक्वेशन, BET आइसोथर्म। पहले तो हम इसके जो थोड़े बहुत पोस्टुलेट्स हैं, थोड़े बहुत अजम्पशंस हैं वो देख लेते हैं कि BET ने क्या क्या माना था। सबसे पहला तो कि जो आपके पास एट हाई टेम्परेचर, जो हमने लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की थी, लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की जो वैलिडिटी थी, वैलिडिटी ऑफ द लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म वेयर एट लो टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर एंड एट लो प्रेशर। ओके, जो लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म थी वो कहाँ पे वैलिड थी, एट लो प्रेशर एंड एट हाई टेम्परेचर। बट BET ने कहा कि एट लो टेम्परेचर एंड एट हाई प्रेशर द मल्टी लेयर फॉर्मेशन कैन टेक प्लेस। ओके, मल्टी लेयर फॉर्मेशन हो सकती है एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। वो हम अब देखेंगे कि कैसे मल्टी लेयर फॉर्मेशन होती है, कौन सी इक्वेशन गवर्न करती है, जिसको हम BET इक्वेशन बोलते हैं। ओके, सो BET का मतलब ये कुछ नहीं है कि कोई मतलब कि कोई स्पेसिफिक नेम, इसको बस तीनों साइंटिस्ट के नेम्स के फर्स्ट अल्फ़ाबेट के बेसिस पे इस इक्वेशन को नेम दिया गया है, दैट इज़ BET। B मीन्स ब्रॉनर, E मीन्स इमेट एंड T मीन्स टेलर। ओके, सो BET इक्वेशन क्या होती है। BET इक्वेशन को देखने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि मल्टी लेयर फॉर्मेशन कैसे होती है। इन्होंने क्या बोला था कि मल्टी लेयर फॉर्मेशन हो सकती है एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, और कि जैसे ही एक मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब किया वो एक न्यू साइट बन गई दूसरे मॉलिक्यूल के लिए। ओके, ईच एब्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल एक्ट्स एज अ न्यू एक्टिव साइट फॉर अदर मॉलिक्यूल्स। ओके, सो जो एक मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब किया सरफेस के ऊपर, उसने एक नई साइट बना दी नए मॉलिक्यूल्स के लिए, वो भी आके अब एब्जॉर्ब हो सकते हैं। सो ऐसे आपके पास जो हाई प्रेशर पे मल्टी लेयर फॉर्मेशन हो सकती है, सारी की सारी साइट्स इक्विवेलेंट होंगी और जो आपके गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वो आइडियली बिहेव करेंगे। ओके, सो अब देखो जो मल्टी लेयर फॉर्मेशन होती है, फॉर एग्जांपल पहले G गैस मॉलिक्यूल है, उसने S सरफेस पे आके, G एक गैस मॉलिक्यूल है, उसने S सरफेस पे आके क्या बना दिया, GS बना दिया। फिर ये G जो आपके पास गैस मॉलिक्यूल है वो GS सरफेस पे आएगा, क्या बना देगा, G2S। फिर G मॉलिक्यूल गैस G2S पे आएगा, क्या बना देगा, G3S, अप टू सोन। ओके, सो आपके पास क्या होगा, G कोई भी गैस मॉलिक्यूल आएगा वो सरफेस के ऊपर लगता जाएगा। सो मल्टी लेयर फॉर्मेशन हो सकती है। सपोज इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है, इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K2 है, इस प्रोसेस का रेट कांस्टेंट K3 है, एंड ये कब तक होता जाएगा, ये प्रोसेस कब तक होता जाएगा, जब तक आपकी गैस लिक्विफाई ना हो पाए। ओके, जब तक आपकी गैस लिक्विफाई ना हो पाए, मीन्स जो आपकी गैस है एंड पे क्या होगा, जो गैस है वो किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी। गैस किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको हमने बोला KL। KL क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कोरस्पॉन्डिंग टू द लिक्विफिकेशन स्टेप। ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कोरस्पॉन्डिंग टू द लिक्विफिकेशन स्टेप। अब देखो गैस से हमारे पास क्या बन गया, लिक्विड, लास्ट वाले स्टेप में। अब देखो जो K1 होगा, जो K1 रेट कांस्टेंट है वो सबसे ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू K2, K3 एंड KL। क्यों ज़्यादा होगा, K1 क्यों ज़्यादा होगा KL से या फिर K2, K3 से, बिकॉज K1 क्या है, फर्स्ट स्टेप का रेट कांस्टेंट है। तब आपके पास सपोज ये सरफेस है, सपोज ये वाला सरफेस है, ये सारा का सारा सरफेस वेकेंट पड़ा हुआ है, सारे के सारे सरफेस क्या है, वेकेंट है। यहाँ पे आके गैसेस मॉलिक्यूल्स अटैच हो सकते हैं, इस सरफेस पे आके गैसेस मॉलिक्यूल्स अटैच हो सकते हैं। बट जैसे ये सेकंड स्टेप होने लगा, सेकंड लेयर बनने लगी, ये A लेयर है, सपोज इसको आप फर्स्ट लेयर मान लो, सेकंड लेयर इसके ऊपर बन जाएगी, सेकंड लेयर
इसके ऊपर बन जाएगी, ओके, थर्ड लेयर इसके ऊपर एंड देन सो ऑन। अब देखो जो जैसे ही आपके पास थर्ड लेयर बनेगी, फोर्थ लेयर बनेगी, फिफ्थ लेयर बनेगी, उसका डिस्टेंस आपके जो एब्जॉर्बेंट का सरफेस है उससे ज़्यादा होता जाएगा। डिस्टेंस इंक्रीजेज बिटवीन द लेयर एंड द एब्जॉर्बेंट सरफेस। सो उतनी ही इंट्रैक्शंस नहीं हो पाती, जितनी इंट्रैक्शंस फर्स्ट लेयर की सरफेस के साथ होंगी उतनी इंट्रैक्शन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ लेयर की नहीं होंगी। सो मीन्स जो फर्स्ट लेयर है उसका बनना ज़्यादा इजी है, जो फर्स्ट लेयर है उसका बनना ज़्यादा इजी है। सो फर्स्ट लेयर का जो रेट कांस्टेंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड nth लेयर, ओके। सो अब देखो जो आपके पास K1 की वैल्यू वो सबसे ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू K2, K3 एंड KL। सो मीन्स जो ये बाकी के रेट कॉन्स्टेंट्स हैं K2, K3, K4, K5, KL, इन सभी रेट कॉन्स्टेंट चाहे इनकी वैल्यू सेम नहीं होती, okay, though these rate constants are not exactly equal but the gap between them is very negligible, very small। means जो इनमें गैप होता है K2 एंड K3 का जो गैप होगा, K3 एंड K4 का जो गैप होगा वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है। मीन्स आप क्या ले सकते हो अप्रॉक्सीमेटली K2 इज इक्वल टू K3, K3 इज इक्वल टू K4, आप अप्रॉक्सीमेटली इनको इक्वल ले सकते हो एंड अप टू KL आप इनको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ले सकते हो K2, K3, K4, K5 अप टू सोन अप टू KL, ओके। सो इन सभी रेट कॉन्स्टेंट्स को आप इक्वल ले सकते हो। K1 इन सभी से ज़्यादा होगा, K1 रेट कांस्टेंट इन सभी से ज़्यादा होगा। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि रेट कांस्टेंट K1 सबसे ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि फर्स्ट लेयर का एब्जॉर्बेंट के सरफेस के साथ सबसे ज़्यादा इंट्रैक्शन होता है, क्योंकि सारी की सारी साइड जो आपके पास सरफेस है ये डायरेक्टली अटैच होता है फर्स्ट लेयर से। बट आफ्टर दैट द डिस्टेंस बिटवीन द लेयर एंड द एब्जॉर्बेंट सरफेस इंक्रीजेज, ओके। सो आपके पास क्या होता है, जो इंट्रैक्शन है वो कम हो जाती है। इंट्रैक्शन कम होने के साथ वो लेयर्स बनती तो हैं बट इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बन पाती, इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं बन पाती, ओके। सो अब हम देख रहे हैं इसकी जो BET इक्वेशन की डेरिवेशन है वो नेट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको डेरिवेशन चाहिए आप किसी भी बुक से देख सकते हो, हर एक बुक में BET इक्वेशन की डेरिवेशन मिल जाएगी, ओके। इसकी डेरिवेशन की कोई भी जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर जरूरत होती तो मैं आप ही करवा देती, ओके। इसकी डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि डिराइव करके दिखाओ BET इक्वेशन को। अब हम देख रहे हैं कि BET इक्वेशन क्या होती है। BET इक्वेशन क्या है आपके पास, P अपॉन P0 माइनस P VT इज इक्वल टू 1 अपॉन VMC प्लस C माइनस 1 अपॉन VMC P अपॉन P0। ये आपके पास BET इक्वेशन, जिसको हम BET इक्वेशन बोलते हैं, वो क्या है, P अपॉन P0 माइनस P VT इज इक्वल टू 1 अपॉन VMC प्लस C माइनस 1 अपॉन VMC P अपॉन P0, ओके। सो अब हम देखते हैं कि P क्या है, P0 क्या है, सभी टर्म्स का देखते हैं कि क्या क्या है। जो P है वो है आपके पास प्रेशर ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड एट एनी टाइम, प्रेशर ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड एट एनी टाइम। जो P0 है वो क्या है, P0 है सैचुरेशन प्रेशर। सैचुरेशन प्रेशर का मतलब जिस प्रेशर पे आपकी गैस लिक्विफाई हो रही है, ओके। सो P0 क्या है, सैचुरेशन प्रेशर, सैचुरेटेड प्रेशर बोल दो आप, सैचुरेटेड प्रेशर ऑफ द गैस, सैचुरेटेड प्रेशर ऑफ द गैस, ओके। जो VT है वो क्या है, टोटल वॉल्यूम एब्जॉर्ब्ड, टोटल वॉल्यूम एब्जॉर्ब, या फिर आप बोल सकते हो कि टोटल कितना वॉल्यूम एब्जॉर्ब होना है। जैसे मोनोलेयर की फॉर्मेशन में क्या करते हैं, टोटल वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, VM के इक्वल, वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू फॉर्म मोनोलेयर, ओके। वैसे ही टोटल वॉल्यूम कितना एब्जॉर्ब हो रहा है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है VT से। नेक्स्ट आपके पास है VM क्या है, वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू फॉर्म मोनोलेयर। C क्या है आपके पास, BET इक्वेशन कांस्टेंट, BET इक्वेशन कांस्टेंट, एंड C की वैल्यू किसके इक्वल होती है, K1 अपॉन KL के, ओके। C क्या है, BET इक्वेशन कांस्टेंट एंड C की वैल्यू होती है K1 अपॉन KL की। नेक्स्ट है आपके पास VM हो गया, C हो गया, सारी चीज़ें होंगी, ओके। सो अब देखो जो C की वैल्यू वो K1 अपॉन KL के इक्वल है। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू K1 अपॉन KL इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो इसको, ई रेज टू पावर माइनस E1 माइनस EL अपॉन RT।
where E1 and EL are the energy change that takes place. E1 is the energy change that takes place during the first step, and EL is the energy change that takes place during the liquefaction step. ओके, सो E1 एंड EL क्या है आपके पास, जो एनर्जी में चेंज आ रहा है, किसकी एनर्जी में, किस स्टेप की एनर्जी में E1 आ रहा है, किस स्टेप की एनर्जी में, फर्स्ट स्टेप की एनर्जी में. EL किस में है, जो लिक्विफिकेशन वाला स्टेप है उस स्टेप की एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है वो है EL. सो आपके पास C की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, K1 डिवाइडेड बाई KL. अब देखो, जैसे हमने देखा था लिक्विफिकेशन वाला स्टेप क्या था, जो आपके पास गैस थी वो किस में चेंज हो रही है, लिक्विड में चेंज हो रही है. ओके, सो मीन्स जो KL है, जो KL रेट कांस्टेंट है, KL इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय गैस की कॉन्सेंट्रेशन. जो प्योर लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो क्या होती है 1, एंड जो गैस की कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम प्रेशर से रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे हम कौन सा प्रेशर यूज़ करेंगे, सैचुरेशन प्रेशर, क्योंकि सैचुरेटेड प्रेशर पे ही आपकी गैस क्या होगी, लिक्विफाई होगी. सो आपके पास जो KL है वो किसकी इक्वल आ गया, 1 डिवाइडेड बाई P0. KL इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई P0. मीन्स C की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, K1 P0. C की वैल्यू क्या आ गई, K1 P0. यहाँ तक सारा समझ में आ गया ना. सो प्लीज़ देखो, मैंने सारी टर्म्स का आपको मीनिंग बताया कि कौन सी टर्म क्या बताती है आपको. C की वैल्यू होती है K1 अपॉन KL. C क्या है, BET इक्वेशन कॉन्स्टेंट है. C की वैल्यू है K1 अपॉन KL, e⁻⁻C1 माइनस EL अपॉन RT. C इज इक्वल टू K1 P0. K1 P0 कैसे आया, क्योंकि KL की वैल्यू 1 अपॉन P0 होती है. KL की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन P0. आप यहाँ पे 1 अपॉन P0 पुट करोगे, P0 ऊपर चला जाएगा तो आपके पास C की वैल्यू कितनी आ गई, K1 इंटू P0. ओके, सो अब हम देख रहे हैं, ये है आपके पास BET इक्वेशन. अब हम डिराइव कर रहे हैं लैंगमियर इक्वेशन फ्रॉम BET इक्वेशन. ओके, हम लैंगमियर को कैसे डिराइव कर सकते हैं, फ्रॉम BET इक्वेशन. अब देखो, अगर हम लैंगमियर को डिराइव करना चाहते हैं, लैंगमियर वैलिड कहाँ पे होती है, एट लो प्रेशर. लैंगमियर वैलिड कहाँ पे होती है, एट लो प्रेशर. मीन्स इसका क्या है कि जो P0 है वो ग्रेटर देन है किससे, P से. P क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस अब्जॉर्ब्ड एट एन टाइम. वो P क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी लैंगमियर ड्राइव करेंगे ना हम, क्योंकि लैंगमियर कहाँ पे वैलिड होती है, एट लो प्रेशर. सो इसका मीनिंग क्या है, जो सैचुरेटेड प्रेशर है वो ज़्यादा है, P0 इज ग्रेटर देन P. इसका मीनिंग क्या है कि जो आपके पास C की वैल्यू कितनी थी, K1 इंटू P0. C की वैल्यू कितनी थी, K1 इंटू P0. अब P0 काफ़ी ज़्यादा है, मीन्स जो C की वैल्यू होगी वो 1 से ज़्यादा होगी, काफ़ी ज़्यादा. मीन्स जो C की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है. P0 इज ग्रेटर देन P एंड C इज ग्रेटर देन 1. यहाँ तक पता लग गया. अब देखो, अब हमने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय P0. ओके, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय P0. तो आपके पास क्या आ गया, P0 माइनस PVT इज इक्वल टू P0 अपॉन VMC प्लस C माइनस 1 अपॉन VMC P0 अपॉन P0. ओके, अब देखो, जो आपने बताया है कि जो P0 है वो ग्रेटर देन P है एंड C इज ग्रेटर देन 1. इसका मीनिंग क्या है कि हम P0 माइनस P को क्या लिख सकते हैं, P0, एंड C माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, C. ओके, सो अगर हम P0 माइनस P को P0 लिख रहे हैं, P0 से P0 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स P अपॉन VT आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, P0 डिवाइडेड बाय VMC है, VMC. अब आप यहाँ पे C की वैल्यू पुट करो. C की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, K1 इंटू P0. सो यहाँ पे क्या आ गया, VM K1 इंटू P0. हमने यही लिखी थी ना, C की वैल्यू कितनी थी, K1 इंटू P0 प्लस C माइनस 1 को हम C पुट कर लेंगे. जब आप यहाँ पे C पुट करोगे, C के साथ C कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P अपॉन VMC, P अपॉन VM. सो आपके पास क्या आ गया, P अपॉन, यहाँ पे P0 के साथ P0 कैंसिल हो गया. ओके, सो इक्वेशन क्या आ गई आपके पास, P अपॉन VT इज इक्वल टू 1 अपॉन VMK प्लस P अपॉन VM. और आप क्या लिख सकते हो इसको, 1 अपॉन VT इज इक्वल टू 1 अपॉन KVM इंटू P प्लस 1 अपॉन VM. यही तो इक्वेशन थी लैंगमियर हमारे पास, यही तो इक्वेशन आई थी, 1 अपॉन V एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू 1 अपॉन KVM P प्लस 1 अपॉन VM. हमने ग्राफ प्लॉट किया था तो इसी में ऐसे ही तो ग्राफ आया था. अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे 1 अपॉन V, यहाँ पे क्या है, टोटल है. टोटल का मतलब ही क्या है, कितना वॉल्यूम एब्जॉर्ब हो गया, मीन्स V टोटल. ओके, सो 1 अपॉन V टोटल वर्सेस 1 अपॉन P. अगर आपने ग्राफ प्लॉट किया था तो स्लोप कितनी आई थी, 1 अपॉन KVM एंड इंटरसेप्ट कितना आया था, 1 अपॉन VM. अभी भी यही आ रहा है, सेम इक्वेशन बन गई. सो मीन्स अगर आपने BET इक्वेशन से लैंगमियर इक्वेशन ड्राइव करनी है तो आपको क्या करना होगा, P0 इज ग्रेटर देन P करना होगा.
पी नॉट इज ग्रेटर देन पी, क्योंकि जो लैंगमेयर इक्वेशन है वो वैलिड कहाँ पे होती है, एट लो प्रेशर। ओके, सो देखो हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ पी नॉट इज ग्रेटर देन पी रखा एंड सी ग्रेटर देन 1 रखा, तो आपके पास लैंगमेयर इक्वेशन आ गई फ्रॉम बीईटी इक्वेशन। ओके, सो अगर आप बीईटी इक्वेशन से ग्राफ प्लॉट करना चाहते हो, इसके जो क्वेश्चंस हैं, यस जो बीईटी इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं वो मेनली आपको इक्वेशन के बेस्ड ही आते हैं। इसके कोई भी मीन्स न्यूमेरिकल वगैरह या कोई भी इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं आता कि मैं अलग से करवाऊँ। ओके, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो थ्योरी में ही कवर हो जाएंगे, सो लास्ट में हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। ओके, सो ध्यान से सुनो, जो भी क्वेश्चंस आते हैं बीईटी इक्वेशन से वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के बेस्ड ही आते हैं। सो हम थ्योरी को अच्छे से कर रहे हैं, आपसे अच्छे एकदम से क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, सो थ्योरी ध्यान से देखो, अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे पी अपॉन पी नॉट माइनस पी इंटू वी टी वर्सेस किस में, पी अपॉन पी नॉट में, तो आपके पास स्लोप क्या आएगी, यस सी माइनस 1 अपॉन वी एम सी, इंटरसेप्ट क्या आएगा 1 अपॉन वी एम सी। ओके, सो ये ग्राफ आपको आ सकता है, कुछ भी दे देंगे, कुछ भी निकालना होगा अगर बाई चांस आता भी है। ओके, सो सपोज आपको इस स्लोप दे दी, इंटरसेप्ट दे दिया, सी की वैल्यू पूछ सकते हैं, सो आपको स्लोप एंड इंटरसेप्ट की डिवाइड से सी की वैल्यू पता लग जाएगी। ओके, सो आपको ग्राफ ध्यान में रखना होता है, हर एक चीज़ का ग्राफ ध्यान में रखो, ग्राफ ध्यान में रखो इक्वेशन अपने आप बन जाएगी, या फिर इक्वेशन ध्यान में रखो ग्राफ अपने आप बन जाएगा। ओके, सो इक्वेशन क्या है आपके पास, पी अपॉन पी नोट माइनस पी वी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन वी एम सी प्लस सी माइनस 1 अपॉन वी एम सी पी अपॉन पी नोट। ओके, अब हम कर रहे हैं बी टी जो आइसोथर्म्स हैं, 5 तरह की आइसोथर्म्स होती हैं, वो देख रहे हैं अब, वो इंपॉर्टेंट है, पांचों की पांचों आइसोथर्म्स इंपॉर्टेंट है। ओके, सो जो आपके पास फर्स्ट आइसोथर्म है, पहले हम देख रहे हैं फर्स्ट आइसोथर्म, फर्स्ट कर्व देख रहे हैं, आइसोथर्म देख रहे हैं, कौन सी आइसोथर्म होती है, यस आइसोथर्म का मीनिंग क्या है, आप देख रहे हो प्रेशर के साथ रिलेशन। ओके, सो एक्स अपॉन एम का मीनिंग क्या है, अब्जॉर्बेंट, या फिर आप बोल सकते हो एक्सटेंट ऑफ अब्जॉर्प्शन। ओके, जैसे हमने लैंगमेयर में किया था, एक्स अपॉन एम वर्सेस पी का अगर हम ग्राफ लोड करते हैं, जो फर्स्ट आइसोथर्म है वो क्या बताती है आपको, फर्स्ट आइसोथर्म ऐसी आती है, यही क्या है लैंगमेयर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। लैंगमेयर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या बताती है आपको, फॉर्मेशन ऑफ मोनोलेयर फॉर्मेशन ही बताती है। सो यहाँ पे आपको क्या पता चलता है कि जैसे ही आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, जो एक्सटेंट है वो पहले तो इंक्रीज होता है, बट आफ्टर दैट इट बिकम्स कॉन्स्टेंट। ओके, आफ्टर दैट इट बिकम्स कॉन्स्टेंट, क्योंकि तब क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज करने के साथ कोई भी वेकेंट साइड तो होती नहीं है, बननी मोनोलेयर है, सो वेकेंट साइड कोई होती नहीं, आप जितना मर्जी प्रेशर इंक्रीज कर लो तो एक्सटेंड में कोई भी फर्क नहीं आएगा। ओके, सो आपके पास जो फर्स्ट कर्व है वो मेनली क्या बता रही है, फॉर्मेशन ऑफ मोनोलेयर, फॉर्मेशन ऑफ जो आपका सैचुरेशन प्रेशर है, यहाँ पे क्या होता है आपका पी नॉट। ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ मोनोलेयर मीन्स जो आपकी फर्स्ट कर्व है वो क्या बताती है, फॉर्मेशन ऑफ मोनोलेयर। जैसे ये सरफेस है, अकेली मोनोलेयर ही बनेगी, कोई भी सेकंड लेयर एंड थर्ड लेयर नहीं बनेगी, ओनली मोनोलेयर इज फॉर्म्ड। ओके, सो मोनोलेयर के लिए जो कर्व है वो कैसी आती है, ऐसी। इसकी जो एग्जांपल है वो क्या हो सकती है, एड्सॉर्प्शन ऑफ N2 ऑन चारकोल। ओके, एड्सॉर्प्शन ऑफ N2 और H2 और O2 ऑन चारकोल। ओके, सो आपके पास जो फर्स्ट आइसोथर्म है, फर्स्ट कर्व है, वो क्या बताती है, फॉर्मेशन ऑफ मोनोलेयर। अगर अकेली मोनोलेयर ही बन रही है, सो इसका मीनिंग क्या है, जो EL की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0। इस आइसोथर्म के लिए, इस कर्व के लिए जो EL की वैल्यू होगी 0, बिकॉज EL होता ही क्या है, एनर्जी चेंज इन द लिक्विफिकेशन ऑफ द गैस, एनर्जी चेंज इन द लिक्विफिकेशन स्टेप। सो यहाँ पे लिक्विफिकेशन तो होगी नहीं, बिकॉज मल्टी लेयर ही नहीं हो रही। अगर मल्टी लेयर बनेंगी, काफ़ी सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होंगे, तभी तो गैस लिक्विफाई होगी, बट यहाँ पे तो कोई मल्टी लेयर हो ही नहीं रही। सो आपके पास यहाँ पे EL की वैल्यू क्या होती है, 0। ओके, EL क्या होता है, 0। नाउ द सेकेंड कर्व, जो आपके पास सेकंड कर्व है वो क्या है, सेकंड कर्व इज लाइक दिस। सेकंड कर्व क्या होती है, ये होती है आपके पास, सेकंड कर्व होती है ये। ओके, सो अब देखो सेकंड कर्व पे क्या देखने को मिलता है आपको, सेकंड कर्व देख के क्या पता चलता है। यस, आप ही सोच के देखो कि सेकंड कर्व देख के आपको क्या पता चलता है। देखो यहाँ तक तो आपको सेम ही कर्व मिल रही है, जैसे यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट कर्व है वैसे ही यहाँ तक तो सेम ही है। अगर हम देखें यहाँ तक तो सेम कर्व है। ओके, मीन्स फर्स्ट जो आपके पास मोनोलेयर है वही फॉर्म हो रही है।
फर्स्टली मोनोलेयर इज फॉर्म्ड। यहाँ से देखे तो हमें यही पता चलता है ना, कर्व से मैं यहाँ तक, यहाँ से देखे हमें पता चलता है कि फर्स्टली मोनोलेयर इज फॉर्म्ड। आफ्टर दैट जैसे ही हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तब आपका जो एक्सटेंट है वो मतलब कि ज़्यादा इंक्रीज होने लगता है। जो आपका एक्सटेंट है वो ज़्यादा इंक्रीज होने लगता है। वो कैसे होगा? अगर मोनोलेयर की फॉर्मेशन होगी। जैसे देखो, पहले तो आपके मॉलिक्यूल्स ने, गैसेस मॉलिक्यूल्स ने सारी की सारा सरफेस ऑक्यूपाई करके मोनोलेयर बना दी। सारा का सारा सरफेस ऑक्यूपाई हो गया ना, मोनोलेयर बन गई। अब फिर जब मोनोलेयर बन गई उसके बाद स्टार्ट होगी मल्टी लेयर, उसके बाद सेकेंड लेयर स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद थर्ड लेयर स्टार्ट होगी। ओके, सो मीन्स अगर आपको इस टाइप की कर्व आती है तो इसका मीनिंग क्या है कि पहले मोनोलेयर की फॉर्मेशन हो रही है, उसके बाद पहले मोनोलेयर की फॉर्मेशन हो रही है, उसके बाद क्या हो रहा है? मल्टी लेयर की फॉर्मेशन हो रही है। ओके, इसकी जो एग्जाम्पल है वो है आपके पास N2, adsorption of N2 on iron catalyst, adsorption of N2 on iron catalyst और सिलिका जेल, adsorption of N2 on iron catalyst और सिलिका जेल इसकी एग्जाम्पल है। सो यहाँ पे देखो, पहले क्या है? मोनोलेयर बन रही है, उसके बाद बनेंगी आपके पास क्या? मल्टी लेयर। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है कि जो E1 है वो ज़्यादा होगा किससे? EL से। जो E1 है वो ज़्यादा होगा किससे? EL से। बिकॉज पहले मोनोलेयर बन रही है, फिर मल्टी लेयर बन रही है। इसका मीनिंग क्या है? जो E1 की वैल्यू वो ज़्यादा होगी EL से। ओके, सो नेक्स्ट आइसोथर्म है आपके पास। नेक्स्ट आइसोथर्म यहाँ पे हम X/M लिख लेते हैं, यहाँ पे P लिख लेते हैं। नेक्स्ट आइसोथर्म में कुछ ऐसा आता है, नेक्स्ट आइसोथर्म कुछ ऐसी आती है ऐसा। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? इसको देख के आपको कुछ लगता है कि पहले मोनोलेयर बनी होगी? इसको देख के आपको लगता है कि पहले आपके पास मोनोलेयर की फॉर्मेशन हुई होगी फिर मल्टीलेयर स्टार्ट हुई होगी? नहीं, बिकॉज इसकी जो कर्व है इससे बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही। सो मीन्स मोनोलेयर तो बनी ही नहीं, सीधा ही क्या बनने लग गया? मल्टीलेयर। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं? इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जैसे देखो, यहाँ पे मल्टीलेयर, अभी मोनोलेयर कंप्लीट ही नहीं हुआ, अभी मोनोलेयर अच्छी तरह से बना ही नहीं, जबकि आपके पास स्टार्ट हो गया मल्टीलेयर फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, जबकि आपके पास क्या है? जो मोनोलेयर है वो तो अच्छी तरह से बनी ही नहीं है। ओके, सो ये कब हो सकता है? जब EL की वैल्यू ग्रेटर देन E1 हो। जब EL की वैल्यू ग्रेटर देन E1 हो तब आपके पास क्या होगा? ये वाली कर्व आएगी। मीन्स आपके पास क्या होगा? मल्टी लेयर फॉर्मेशन ही बन जाएगी, मल्टी लेयर ही बनेगी, मोनोलेयर तो बनेगी नहीं। ओके, जो इसकी एग्जाम्पल है वो है आपके पास ब्रोमीन और आयोडीन, एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्रोमीन और आयोडीन ऑन सिलिका जेल, एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्रोमीन और आयोडीन ऑन सिलिका जेल। ओके, सो ये 3 कर्व्स होगी। यहाँ तक आपको प्लीज़ समझ में आ जाना चाहिए सारा। इसमें अकेली मोनोलेयर फॉर्मेशन होती है, इसमें पहले मोनोलेयर होती है फिर मल्टीलेयर होती है, इसमें मोनोलेयर होती ही नहीं है, मल्टीलेयर ही स्टार्ट हो जाती है सीधा। ओके, अब हम नेक्स्ट कर्व देख रहे हैं। नेक्स्ट कर्व कौन सी होती है? नेक्स्ट कर्व देखो आप, फोर्थ टाइप ऑफ कर्व। फोर्थ कर्व है, फोर्थ कर्व में देखो क्या है? X/M वर्सेस P। जो एक्सटेंट है वो प्रेशर के साथ कैसे वेरी करेगा? प्रेशर के साथ ही वेरी करता है कुछ ऐसे, वेरी करता है। यहाँ पे आपका प्रेशर P0। ओके, सो यहाँ से क्या पता चलता है आपको? ये कर्व देख के क्या पता चलता है कि पहले तो मोनोलेयर की फॉर्मेशन हुई है, बट उसके बाद भी बिल्कुल सेम नहीं है जैसे हमने उस केस में बनाया था। ओके, जो सेकंड कर्व हमने कैसे बनाई थी? हमने ऐसे जा रहे थे हम और फिर ऐसे हो गए थे। सेकंड कर्व यही थी ना, X/M वर्सेस P। सेकंड कर्व ये थी, बट ये इससे मैच नहीं हो रही। मीन्स मोनोलेयर बनने के बाद कुछ अलग हो रहा है। मोनोलेयर तो बन रही है बट उसके बाद कुछ अलग हो रहा है। वो कुछ अलग क्या हो रहा है? जैसे देखो, मोनोलेयर तो बन गई, अब उसके बाद क्या हो रहा है कि जो आपके पास गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, जो एब्जॉर्बेंट के पोर्स होंगे उनके बीच में चले जाएंगे। मीन्स जो आपके गैसेस मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, पहले उन्होंने मोनोलेयर बना ली। फॉर एग्जांपल देखो, आपके पास ये सरफेस पे मोनोलेयर बनी हुई है, अब इस सरफेस पे जो पोर्स होंगे वहाँ पे चली जाएगी आपके गैसेस मॉलिक्यूल्स,
उन पोर्स में चले जाएंगे गैसेस मॉलिक्यूल्स। ओके, इसको हम बोल देते हैं कैपिलरी कंडेंसेशन भी बोल देते हैं। कैपिलरी कंडेंसेशन मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि आपके सैचुरेशन प्रेशर से पहले ही जो गैस है वो लिक्विफाई हो जाएगी। सैचुरेशन प्रेशर से पहले ही आपकी गैस क्या हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, जो आपके गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वो जो पोर्स होते हैं, एड्सॉर्बेंट के पोर्स होंगे, वहाँ पे जाना स्टार्ट हो जाएंगे और फिर उनके ऊपर मल्टीलेयर बनना स्टार्ट होगा। ओके, सो आपको समझ में आ गया ना। जो आपके पास ये वाली कर्व है, फोर्थ कर्व है, वो सेकंड कर्व से कैसे डिफरेंट है। सेकंड कर्व में ऐसा कुछ नहीं होता जैसे मैंने यहाँ पे बताया, जो पोर्स में चला जाएगा। ओके, पोर्स में क्या जाते हैं, गैसेस मॉलिक्यूल्स, फिर उसके बाद ही जो आपके पास है गैसेस मॉलिक्यूल्स, फिर उन पे सेकेंड लेयर बनेगी, थर्ड लेयर बनेगी। मीन्स मल्टी लेयर फॉर्मेशन तो होगी, बट क्या होगा, जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वो पोर्स में जाना स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे जो होता है गैसेस मॉलिक्यूल्स की जो आपके पास कंडेंसेशन हो रही है, इसको हम बोलते हैं कैपिलरी कंडेंसेशन। ओके, बिकॉज आपके पास जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मॉल पोर्स में जा रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं वो कैपिलरीज में जा रहे हैं। सो इसको हम बोलते हैं कैपिलरी कंडेंसेशन। जो फिफ्थ टाइप ऑफ कर्व है, इसकी जो एग्जांपल है वो है आपके पास एड्सॉर्प्शन ऑफ बेंजीन ऑन Fe2O3 surface। Adsorption of benzene on Fe2O3 surface। ओके, नेक्स्ट देखो, जो आपके पास नेक्स्ट कर्व है X/M वर्सेस P। नेक्स्ट कर्व आपको क्या बताती है, ये कर्व आपको कुछ इस तरह से आती है। ये कर्व आती है कुछ इस तरह से। देखो पहले तो क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास P0, पहले तो क्या हो रहा है, आपके पास ये वाली कर्व बिल्कुल भी इससे मैच नहीं हो रही। मीन्स फर्स्ट जो आपके पास मोनोलेयर है वो नहीं बन रही। यहाँ पे क्या है, पहले मोनोलेयर बन रही है। सो इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे भी E1 इज ग्रेटर देन EL होता है, बट यहाँ पे मोनोलेयर नहीं बन रही। मीन्स जो EL है वो ग्रेटर देन E1 है। ओके, सो यहाँ पे क्या है, मल्टी लेयर ही बनने स्टार्ट हो जाती है, जबकि पहले मोनोलेयर नहीं बनती। बट यहाँ पे भी क्या होता है, ये देखो आपके पास यहाँ पे भी क्या था, मोनोलेयर नहीं बन रही थी, सीधा मल्टीलेयर बन रही थी। यहाँ पे भी सीधा मल्टीलेयर ही बन रही है, बट कर्व्स अलग अलग है। ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे भी सेम फिनोमिना ही होता है जो यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे भी जैसे आपके गैसेस मॉलिक्यूल्स पोर्स में जा रहे थे, जिसको हम कैपिलरी कंडेंसेशन का नेम दिया था, वैसे ही यहाँ पर हो रहा है। ओके, तो ये केस कौन सा है, EL इज ग्रेटर देन E1। इसकी जो एग्जांपल है वो है एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर वेपर्स ऑन चारकोल। ओके, वाटर वेपर्स आपके पास क्या है, एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर वेपर्स ऑन चारकोल। सो ये आपके पास टोटल 5 आइसोथर्म्स हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इनकी एग्जांपल्स प्लीज़ याद रखो, आप याद रखो, एंड कर्व्स याद रखो। किस में मोनोलेयर फॉर्मेशन होती है, किस में मल्टीलेयर फॉर्मेशन होती है, कब होती है, मल्टीलेयर पहले हो रही है या फिर मोनोलेयर पहले हो रही है। ओके, मीन्स सीधा ही मल्टीलेयर स्टार्ट हो रही है या फिर पहले मोनोलेयर की फॉर्मेशन हो रही है। ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है, और आएंगे सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही। जितना मैंने करवाया है मोर देन सफिशिएंट है। सो प्लीज़ आप बड़े ध्यान से देखो, जो वीडियो है बड़े ध्यान से देखो। आपको मैंने 5 कर्व्स करवाई। फर्स्ट आइसोथर्म ये थी, सेकेंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये एंड फिफ्थ ये। सॉरी, फर्स्ट, सेकेंड, फिर ये थर्ड थी, ये वाली फोर्थ एंड ये वाली फिफ्थ। जो फोर्थ एंड फिफ्थ आइसोथर्म्स हैं उनमें क्या होता है, फोर्थ एंड फिफ्थ आइसोथर्म्स में जो आपको बताया गया है कैपिलरी कंडेंसेशन के बारे में, फोर्थ एंड फिफ्थ आइसोथर्म में। सो अगर हमने कंक्लूड करना हो तो क्या कर सकते हैं कि जो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट आइसोथर्म, सेकंड आइसोथर्म एंड फोर्थ आइसोथर्म में पहले क्या होती है, मोनोलेयर फॉर्मेशन। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आइसोथर्म में पहले क्या होता है, मोनोलेयर फॉर्मेशन। मीन्स जो फर्स्ट आइसोथर्म है उसमें तो अकेली मोनोलेयर ही होती है, बट सेकंड एंड फोर्थ में उसके बाद मल्टीलेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। बट थर्ड एंड फिफ्थ आइसोथर्म में मल्टीलेयर फॉर्मेशन ही होते हैं सीधा। थर्ड एंड फिफ्थ आइसोथर्म में सीधा मल्टीलेयर फॉर्मेशन ही होता है।
ओके सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। बीईटी इक्वेशन देखी हमने एंड बीईटी आपने जो बीईटी है, यस बीईटी कहाँ पे वैलिड है, बीईटी अगर आप आइसोथर्म की बात करो तो ये वाली बीईटी आइसोथर्म ही है। बीईटी आइसोथर्म आपको क्या बताती है, बीईटी इक्वेशन हमने ड्राइव की थी, वो कैसे की थी कि पहले एक गैसेस मॉलिक्यूल आएगा, फिर वो दूसरा गैसेस मॉलिक्यूल उसके सरफेस पे आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर फोर्थ आएगा, ऐसे ऐसे करके मल्टी लेयर फॉर्मेशन हो रही थी। मीन्स पहले फर्स्ट लेयर बन रही थी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, मीन्स पहले मोनोलेयर फॉर्मेशन, उसके बाद मल्टी लेयर फॉर्मेशन। सो ये कौन सी कर्व है आपके पास, ये सेकंड वाली कर्व, यही तो बीईटी इक्वेशन की कर्व है। ओके सो ये पांचों की पांचों आइसोथर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी के बेस पे ही आएगा। अगर आपको ये जितना मैंने बोर्ड पे ये आपको दिख रहा है, अगर आपको उतना टिप्स पे याद है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से करना। बीईटी इक्वेशन क्या थी, P अपॉन P नॉट माइनस पी वी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन वी एम सी प्लस सी माइनस 1 अपॉन वी एम सी P अपॉन P नॉट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी हमने फिर लैंगमियर इक्वेशन भी ड्राइव की थी, बीईटी से हमने लैंगमियर इक्वेशन भी ड्राइव की थी। वहाँ पे हमने क्या लिया था कि P नॉट इज ग्रेटर देन P, इसका मतलब C इज ग्रेटर देन 1। ओके सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू।